नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और मलेशिया, दोनों देशों के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। 37वें सिंगापुर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। जेपीसी का कार्यकाल 3 हफ्ते बढ़ाने का फैसला। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक, शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा प्रस्ताव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। खेती की बदहाली के लिए केंद्र और राज्य को ठहराया जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उठाए यात्रा पर सवाल। डूबे कर्ज की वसूली के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला। वित्त मंत्री का बैंकों की समीक्षा बैठक में ऐलान। कहा, डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई का बैंकों के पास पूरा अधिकार। मधेशी आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटेगी नेपाल सरकार। तराई क्षेत्र में बढ़ेगी सुरक्षा बलों की संख्या। मधेशियों का आंदोलन और तेज करने का ऐलान। आइए देखते हैं पहली खबर। भारत और मलेशिया ने सुरक्षा और रक्षा संबंध मजबूत करने का फैसला लिया है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियों पर बात की। आई एम पर्टिकुलरली ग्रेटफुल टू यू फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इट अंडरलाइंस our shared commitment to deal with our security challenges. We will continue to deepen our cooperation in this area. Malaysia and India, we share a lot of common position with respect to counter terrorism. We will work closely together to defeat violent extremism and terrorism. भारत और मलेशिया के बीच 3 सहमति पत्रों पर दस्तखत हुए हैं। ये सहमति पत्र साइबर सुरक्षा, संस्कृति और लोक प्रशासन से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशियाई छात्रों को भारत में पढ़ाई करने का न्योता दिया। उन्होंने दोनों देशों की डिग्रियों को मान्यता देने से जुड़ा समझौता जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं मलेशिया दिल्ली में नया कन्वेंशन सेंटर बनाएगा। I express our desire to see the enhanced Malaysian participation in areas such as expansion and upgradation of infrastructure, Make in India and Smart Cities projects. प्रधानमंत्री ने मलेशिया के लिटिल इंडिया में तोरण द्वार का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत और मलेशिया के बीच मित्रता का प्रतीक बताया। मलेशिया के लिए भारत ने ऐसी व्यवस्था की है कि खास प्रोजेक्टों के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग न लेना पड़ेगा। और जहां तक डिफेंस प्रोडक्शन की बात है, तो भारत किसी दूसरे देश से तकनीक लेकर मलेशिया की पूंजी से मेक इन इंडिया को सफल करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कुआलालंपुर से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री के मलेशिया दौरे और वहां पर हुए करार पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे कोलंबो से। अखिलेश, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वीना सीकरी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। वीना जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अखिलेश आपसे करना चाहूँगा, इस पूरे दौरे में सबसे अहम बात, क्योंकि अगर मैं कहूँ आर्थिक लिहाज से तो तमाम बातें पहले से भी रही हैं, बिजनेस के लिहाज से भी संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नया ऐसा है जो आपको लगता है कि अब मील का पत्थर है? देखिए कविंद्र, सबसे नई बात यह है कि अभी तक मलेशिया भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन नहीं करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे इस बात की सहमति दे दी है कि जब यह मामला आएगा तो हम भारत का समर्थन करेंगे। तो एक तरह से कहें कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मलेशिया अभी तक जिस ग्रुप के साथ था वह ग्रुप भारत को समर्थन नहीं करता था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारत और मलेशिया के बीच में
सांस्कृतिक मामलों पे खास करके जो रिलीजियस टेररिज्म है, रिलीजन के उसके मामले पे है कि मलेशिया ने एक जो नया इनिशिएटिव लिया है कि जो एक्सट्रीम वायलेंस वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ मोर्चाबंदी की जाए, मतलब उसके खिलाफ विचारधारात्मक लड़ाई की जाए। और उन्होंने जो ग्लोबल मूवमेंट ऑफ मॉडरेट्स वे कहते हैं कि जो नरम विचार वाले हैं, इस्लाम के नरम विचार वाले हैं, उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए, ताकि जो चरमपंथी विचारधारा वाले जो हैं उनको अलग थलग किया जाए। तो इस मामले में भारत और मलेशिया इस मामले में कहें कि तकरीबन एक ही विचार रखते हैं, क्योंकि दोनों की विविधताएं एक तरह से हैं। और मलेशिया ने साफ साफ कहा है कि जो आईसिस कर रहा है वह इस्लाम के खिलाफ है और उसे बंद किया जाना चाहिए, इस्लाम को उसे बहिष्कार करना चाहिए। जी कभी जी अखिलेश, शुक्रिया वहाँ से अपडेट देने के लिए आपका। वीना सिकरी जी, जिस तरीके से अखिलेश बता रहे थे वाकई एक खासा अहम, मैं कहूँ आर्थिक लिहाज से मैं कहूँ कि संबंध जो है पहले से भी मजबूत रहे हैं, व्यापार के लिहाज से भी। लेकिन जो यूएन में एक सपोर्ट की बात हो रही है स्थायी सदस्यता के लिए, वो और आतंकवाद को लेकर, क्योंकि इस वक्त मैं कहूँ कि कमोबेश सभी देश इस मसले पर एकजुट होते दिख रहे हैं, किस नज़रिए से आप देखती हैं? जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलेशिया के अंदरूनी सिचुएशन जो है वहाँ भी ये एक्सट्रीम वायलेंस और फंडामेंटलिज्म का दौर काफ़ी हद तक जारी था और है। और इससे इंटरनल सिचुएशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के साथ वो उनकी सहमति है कि वो एक्सट्रीम वायलेंस को कि वो एक्सट्रीम वायलेंस को अपोज करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। जी, मैं विनय जी आपके पास लौट रहा हूँ। मैं इस बीच बता देता हूँ दर्शकों को कि प्रधानमंत्री आज जो अगला पड़ाव था वहाँ पर क्या हुआ, सिंगापुर में आज वो पहुँचे और जहाँ पर उन्होंने 37वीं जो समिट थी उसे संबोधित किया। और ख़ास बात ये रही कि सिंगापुर जहाँ पर एक ऐसा देश कहा जाता है उनके लिहाज से कि सपनों के सच होने का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस लिहाज से सिंगापुर बेहद अहम है, संबंधों को और मजबूत करना है। लेकिन वो यहाँ पर स्वच्छ भारत की भी जो उन्होंने यहाँ पर एक चला रखा अभियान, उसकी भी उन्होंने खास तौर पर चर्चा की है। इन इंडिया द स्वच्छ भारत कैंपेन इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम टू क्लीन अवर एनवायरमेंट बट टू ट्रांसफॉर्म द वे वी थिंक, लिव एंड वर्क। फॉर क्वालिटी, efficiency and productivity are not just technical measures, but also a state of mind and a way of life. और सिंगापुर की हम बात कर रहे थे क्योंकि मलेशिया से पहले जो यात्रा रही है वो बहुत अहम और क्रिटिकल कही जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एकजुटता यानी कि दोनों देशों के बीच एक राय बन रही है। समुद्री सुरक्षा जो दूसरा मसला है जहाँ पर दोनों देश एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और उस लिहाज से सूचनाओं का आदान प्रदान हो या फिर साइबर जो क्राइम की बात होती है उस लिहाज से भी दोनों देशों ने कई सहमति पत्रों पर दस्तखत किए हैं। वीना जी, मैं वापस वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा आपसे कि असल में मलेशिया के साथ किस तरीके से आप देख रहे हैं रिश्तों को। नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा कि बहुत अहम है ये पड़ाव, और दोनों देश जिस तरह से अब एकजुट होते देख रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा हो, साइबर क्राइम की बात हो या फिर समुद्री सुरक्षा, उस लिहाज से भी। जी, मेरा ख्याल कि मलेशिया का जो रोल है आसियान में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मलेशिया हमारे साथ हो जाता है और इंडोनेशिया के साथ भी, वहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो आसियान के साथ साइबर सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म के ऊपर जो हमारी कोऑपरेशन हो सकती है, ये हमारे एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के साथ बहुत महत्व रखेगा। और इसलिए मेरा ख्याल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर नजीब के साथ तय किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगापुर का रोल इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक रोल में है, क्योंकि द फाइनेंशियल पावर ऑफ सिंगापुर ये बहुत महत्व रखता है। और उनके फाइनेंशियल पावर के साथ और मलेशियन कंपनीज के साथ भारत में मेक इन इंडिया, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज वगैरह के साथ बहुत अच्छी और
अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और एक और भी है, क्योंकि जो हमारी बायलैटरल विजिट हुई प्रधानमंत्री की मलेशिया में, जी। उसके साथ आसियान का भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में ओवरलैप है। जो रीजनल कोऑपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल कोऑपरेशन होगा, उसमें भी मलेशिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये कोऑपरेशन तो इंडिविजुअल कंट्रीज के जरिए ही होता है। और इसलिए मेरा ख्याल ये भी जहन में रखना चाहिए, 10th ईस्ट एशिया समिट, 13th इंडिया आसियान समिट, इसमें मलेशिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और दूसरी बात जो हमने देखा है कि एमओयू साइन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसमें देखिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टेक्निकल कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, ये मलेशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अन्य आसियान देशों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जरिया है जो जब मलेशिया और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़्यादा डेप्थ पाएगी और इसमें ज़्यादा इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि अब तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर था। ट्रेड की पोटेंशियल है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर था। तो अब ये उम्मीद है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इंडियन ओशन रीजन और एशिया पैसिफिक रीजन पे उनका बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, रहा है और रहेगा, इसलिए ये उम्मीद है कि जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इस पे बहुत ज़ोरों से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि इसी से आसियान की कॉन्फिडेंस इंडिया में बढ़ेगी। बिल्कुल। आसियान बहुत उम्मीद रखती है इंडिया से। मलेशिया में जो भारतीय मूल के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको भी संबोधित किया, उन्होंने बहुत अच्छा उनको समझाया, कहा कि जैसे कितनी अच्छी जगह है, कितनी स्थिर जगह है उन लोगों को हमारे दिल में। और इन लोगों को भी, भारतीय मूल के जो लोगों का है, उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस हो गई होगी, क्योंकि अगर मलेशिया और भारत के बीच कोऑपरेशन बढ़े, आसियान और भारत के बीच कोऑपरेशन बढ़े, तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए भी, उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी, बिल्कुल, वहाँ पर चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, उनके आसपास बढ़ते और हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीना सीकरी जी इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। क्योंकि जी, तो ये थी हमारी पहले के बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल, राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक हुई, जिसमें समिति का कार्यकाल 3 हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। शीतकालीन सत्र में समिति की ओर से इस बारे में प्रस्ताव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने समिति की बैठक के औचित्य पर ही सवाल उठाए। इन सदस्यों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बिल को वापस लेने की बात कह चुके हैं और ऐसे हालात में संयुक्त समिति में इस बिल पर चर्चा के अब कोई मायने नहीं। ये सदस्य बिल को वापस लेने पर सरकार से सफाई चाहते हैं। समिति को 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन संसद सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने राज्य के किसानों की बदहाली का आरोप केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया। वहीं विरोधी दलों ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। 6 किलोमीटर के पैदल मार्च के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के वादे पर भी तंज किया। हिंदुस्तान में तभी अच्छे दिन आएंगे जब किसान के लिए और मजदूर के लिए और गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, कमजोर लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तब कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान में अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी ने राज्य के खस्ता हाल गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रदेश को बदलने की नसीहत दी।
किसानों से बात की है, वो प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है, चीफ मिनिस्टर की ओर देख रहा है। उसको पैसा मिलना चाहिए, गन्ने का पैसा मिलना चाहिए, और यहाँ शुगर मिल जो बंद पड़ी हैं उनको खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का किसान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसान की वो मदद करें। इधर विरोधी दलों ने राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। 1/4 जिलों में पदाधिकारी नहीं है। राज्य स्तर पर कोई ऐसी कार्यकारिणी नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर बड़ा नाज किया जा सकता हो। ऐसे हालात में कांग्रेस क्या कर पाएगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दलों को कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं, 2017 का चुनाव सामने है। इमरान मसूद साहब के सारे शब्द जो है सबने देखा है, मीडिया में चले हैं, क्या शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने मोदी जी के लिए। उस समय कांग्रेस ने अपने हाथ धो लिए, आज वो राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न क्या उठ सकता है। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान किसानों के कर्ज माफी और मनरेगा की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इससे पहले राहुल गांधी ने पंजाब में पदयात्रा कर किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौसम की मार से परेशान तमिलनाडु में फिर से हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। इस बीच केंद्र सरकार ने राहत कामों के लिए करीब 940 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम भेजने का भी फैसला किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 8,481 करोड़ के नुकसान की बात कही थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इससे चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई रिहायशी इलाकों में फिर से पानी भर गया है। अभी भी हजारों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लोग खुद ही रिहायशी इलाकों से पानी निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। 15 days it has been raining over here, and initially there was no water, but now from past 1 week, around 2 feet of water has been stagnant, and a lot of snakes and rats have died, and it looks like there's an epidemic going to break over here in this particular area. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चेन्नई समेत राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद इन शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कुडलोर, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। 4 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास के लिए तत्काल 939 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 8,481 करोड़ के नुकसान का जिक्र था। जयललिता ने प्रधानमंत्री से राहत कार्य के लिए तत्काल 2,000 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के मुताबिक तमिलनाडु में बारिश से अब तक 169 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से जारी बारिश से अब लोगों को जरूरी सामानों की आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है। तमिलनाडु में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उद्योग धंधे पर भी खासा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कटरा में हेलीकॉप्टर हादसे में एक महिला पायलट और 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये तीर्थयात्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने घटनास्थल का दौरा करते हुए हादसे के कारणों की जांच के लिए टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वाले 3 तीर्थयात्री दिल्ली से हैं, जबकि 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों के पास जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। सार्वजनिक बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में जेटली ने बैंकों की समस्याओं और डूबते कर्ज पर चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय बैंकों पर एनपीए का जरूरत से ज्यादा बोझ है।
इस समस्या पर बात करते हुए जेटली ने कहा कि वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इससे निपटने के लिए पहल कर चुका है। वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टरों की परेशानियों पर भी चर्चा की और कहा कि इनके लिए अलग अलग तरीके से सुधार किया जाएगा। दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में बैंकों के एमडी और चेयरमैन ने अपने बैंकों से जुड़ी समस्याओं पर वित्त मंत्री को प्रेजेंटेशन भी दिया। Series of steps which the Reserve Bank has announced, which some of the banks have been implementing, will certainly improve on the quality of those assets. Additionally, the government also has been extremely proactive in responding to each of the sectors. भारत के बैंक इन दिनों एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से जूझ रहे हैं। बैंकों में एनपीए से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सरकार ने अगस्त में बैंकों के एनपीए में सुधार के लिए इंद्रधनुष नाम से एक कार्यक्रम की घोषणा भी की थी, जिसके तहत 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की व्यवस्था शामिल है। चालू वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत होनी है। इसमें संचालन प्रक्रिया में सुधार के जरिए बैंकों पर से बोझ कम करने की पहल शामिल है। Banking system, which is the lifeline of the economy, continues to fund various segments of the economy in order to grow. Now that the growth rates are somewhat picking up, and therefore the pressures of the past need to be removed as far as possible. समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी और प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत कई योजनाओं की सफलता के बारे में भी बताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर एफटीआईआई के छात्र में गुस्सा है और इसी सिलसिले में गोवा की राजधानी पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एफटीआईआई के पूर्व छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। छात्रों का साथ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने माने फिल्मकारों ने भी शिरकत की। गोवा में एक ओर जहां सालाना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर हर साल महोत्सव की रौनक बढ़ाने वाले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र महोत्सव में अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर गुस्से में हैं। दरअसल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान पुलिस ने एफटीआईआई के कुछ पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। जो कि एफटीआई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है पिछले 2 दिनों में, वो भी काफ़ी ही निंदनीय है और ये दिखता है कि ये फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये पुलिस को घेर के बस कुछ खास लोगों को फिल्म दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे झूठे चार्जेस लगा के, वो भी एक प्लैकार्ड उठाने पे, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो हमने स्लोगन लगाया उसके बाद ये चार्जेस, झूठे चार्जेस, 3 क्रिमिनल चार्जेस, तो ये तो बहुत डरावना है। छात्रों के साथ हुई बदसलूकी पर फिल्मकारों ने भी चिंता जताई है। गवर्नमेंट की सोच क्या है? क्या ये लोग समझते हैं ये स्टूडेंट जो हैं अपनी आवाज़ नहीं उठाएं, कि जो भी नौजवानों को भी स्टूडेंट्स उनका आवाज़ नहीं उठाएं? उनका हक बनता है सवाल पूछना, और आप उनको ही रुकवा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एफटीआईआई का सवाल नहीं है, और क्षेत्रों में भी ये प्रश्न पूछना ठीक तरीके से देखा नहीं जा रहा है, और कोशिशें हो रही हैं कि ये प्रश्न पूछना बंद करो। छात्रों की नाराजगी ने अभिनय और फिल्म निर्माण का हुनर सीखने के लिए अहम माने जाने वाले गोवा फिल्म फेस्टिवल के रंग को फीका कर दिया है। देखना यह है कि फिल्म फेस्टिवल के आयोजक छात्रों की इस नाराजगी को किस तरह लेते हैं। गोवा से इरफान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गोवा से हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद इरफान इस वक्त जोड़ रहे हैं सीधे। इरफान साहब, जिस तरीके से पूरा विवाद रहा है उसकी मैं कहूँ कि छाया इस फिल्म महोत्सव में पड़ती दिख रही है, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, और मैं कहूँ कि और इस पूरे के पूरे महोत्सव में क्या कुछ और आगे चल रहा है अब? देखिए कविंद्र, ये उम्मीद थी कि यहाँ पर एफटीआई के स्टूडेंट्स कुछ हंगामा करेंगे, जैसा कि कुछ हुआ नहीं। सिर्फ इनाग्रेशन वाले दिन कुछ 2 पूर्व छात्रों ने कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह दिखाए, जिसको लेकर के उन्हें रात भर लॉकअप में रखा गया, और उसके बाद अगली सुबह ये भी नहीं पता चल रहा था कि उन्हें रखा कहाँ गया है। लेकिन फिर बाद में जब उनकी रिहाई हुई, उनको जब बेल मिली, तो उसके बाद आज पूरे दिन वो अपने फ़ोन और अपने वॉलेट और दूसरी चीज़ों
के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे और आज भी उनको उनके सामान वापस नहीं किए गए हैं। और इधर जो दूसरे छात्र हैं जो जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है और वो भी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो उनकी छानबीन हो रही है, तलाशी ली जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। और जो कल से ये फेस्टिवल शुरू कर रहे थे, ये लोग करना चाह रहे हैं पैरेलल फिल्मों का एक शो यहीं पर जो मुख्य आयोजन स्थल है उससे थोड़ी ही दूर पर। वो तो जो आयोजक हैं जहां पर जिस वेन्यू पर किया जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज उनको कोई नोटिस भेजा है कि आप बिना किसी परमिशन के, क्योंकि पूरे इलाके में 144 धारा लागू है और इस वजह से वहां पर गैदरिंग वगैरह की गुंजाइश बताई जा रही है कि नहीं है, और इसलिए उनको नोटिस दिया गया है कि वो जो फिल्म दिखाना चाहते हैं उसको ना दिखाएं और सेंसर सर्टिफिकेट के बिना तो बिल्कुल भी ना दिखाएं, लेकिन छात्र बजिद हैं कि वो अपनी फिल्में दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाँ से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर नेपाल सरकार ने सीमा और राजमार्गों पर बैठे मधेशी प्रदर्शनकारियों को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए तराई इलाकों में हालात को काबू में करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच ब्यूरो को संयुक्त रूप से तैनात करने का फैसला लिया गया है। हालांकि नेपाल में ताज़ा हिंसा के बाद तनाव है और आंदोलन के चलते नेपाल को ईंधन, दवाइयों समेत दूसरे सामानों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। नए संविधान के विरोध में तराई के इलाके में मधेशी आंदोलन 100वें दिन भी जारी रहा। बीरगंज सीमा पर हिंसा होने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। मधेशी और जनजाति समूहों ने 1 महीने के और आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन की वजह से नेपाल को ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। हम छलफल करने को तैयार हैं। या नेपाल से किस किस को बुलाना है, बुला के हम लोग फॉर्मली इनफॉर्मली ट्रैक 2 ट्रैक 3 कैसे भी इसको सुलझाना है। समय न गंवाएं। भारतवर्ष तो देखिए महान है, बड़ा देश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, लेकिन नेपाल तो बर्बाद हो रहा है। नेपाल की बर्बादी में भारत का कोई लाभ नहीं। भारत में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय ने सीमा पर फंसे ट्रकों को जल्द रवाना करने पर भी जोर दिया। जो बीरगंज के नाका में जो स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं, करीब 6000 के लगभग में ट्रक्स हैं, उनको स्पेशली हॉस्पिटल सप्लाईज और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रीरूट करने के लिए हम जैसे पहले कार्रवाई कर चुके हैं, उसको जल्दी करें तो शायद एयरलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। इधर भारत ने नेपाल को एक बार फिर राजनीतिक समाधान खोजने की सलाह दी है। सीमा पर सितंबर से जारी आंदोलन में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते भारत से नेपाल को जाने वाले सामानों की आवाजाही भी बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।